गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हम आज की कक्षा में हमारे भारतीय राष्ट्रपिता, हमारे देश की स्वतंत्रता में अग्रणी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, महान विचारक, महान दार्शनिक महात्मा गांधी का आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, गांधी जी के बारे में हमने हमारी पिछली कक्षाओं में, मतलब हमारी छोटी कक्षाओं से भी, हमने हमारी स्कूल शिक्षा में भी उनके बारे में हम अध्ययन करते आए हैं। इसलिए ये नाम और ये व्यक्तित्व हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल हमारे रग रग में बसा हुआ है। महात्मा गांधी हमारे बीए सेकेंड ईयर के जो प्रतिनिधि राजनीति विचार पेपर है, उसमें उनके प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक, आर्थिक सभी विचारों का, यहाँ तक कि शिक्षा के संबंध में सभी विचारों का हम वर्णन करेंगे। देखेंगे कि गांधी जी ने इन परम मूल्यों, नैतिकता और जो अलग अलग उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जो अपने विचार प्रतिपादित किए हैं, उनके बारे में एक एक करके सब विस्तृत विश्लेषण हम करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। जीवन परिचय के बारे में सब कुछ समझने के बाद में हम आगे उनकी जो भी घटनाक्रम है वो आपको अच्छे से ढंग से समझ में आ जाएगा, और फिर उनके विचार हैं वो भी हमको अच्छे से आत्मसात होंगे। तो देखिए, गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, 2 अक्टूबर 1869 1869 काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था, जिसको सौराष्ट्र भी कहा जाता है कि सौराष्ट्र के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे, करमचंद उत्तमचंद गांधी जी का पूरा नाम था। ये राजकोट और वहाँ के राजकोट रियासत के अंतर्गत ही वांकानेर के दीवान पद पर थे। इनकी माँ पुतलीबाई। गांधी का परिवार वर्ण जाति से वैश्य था। धर्म से ये जैन धर्म में अपना ज़्यादा विश्वास रखते थे, और इनकी पत्नी कस्तूरबा थी। अब देखिए, अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने वहीं पर राजकोट में ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने 1891 में बैरिस्ट्री, जो वकालत की शिक्षा हुआ करते थे, बैरिस्ट्री करने के बाद ये बम्बई आए, और बम्बई हाई कोर्ट, बम्बई उच्च न्यायालय, उस समय बम्बई कहा जाता था, आज मुंबई कहते हैं, बम्बई हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत प्रारंभ की। लेकिन गांधी थोड़े से इंट्रोवर्ट थे, अंतर्मुखी थे, शर्मीले के स्वभाव के थे, इसलिए ज़्यादा उनको वकालत में मन नहीं लगा। वकालत में उनको ज़्यादा रास भी नहीं आ रही थी, और वकालत में सफल भी नहीं हो पा रहे थे। तब एक गुजराती व्यापारी, ठीक है, मुस्लिम थे, अब्दुल्ला थे, वो उनसे मिले, और उनका दक्षिण अफ्रीका में व्यवसाय भी था। तो 1893 में गांधी जी से मिले, और उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के नाम से एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए, एक केस की पैरवी करने के लिए आप दक्षिण अफ्रीका आइए। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका गए। अब क्या था कि आप सभी को पता है कि ब्रिटिश उपनिवेश से हमारे यहाँ भी ब्रिटिशों का शासन, और दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिटिशों का शासन। और ब्रिटिश लोग ये देखते थे कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक थी, तो ये मजदूरों के लिए सस्ते श्रमिक उनको यहाँ भारत में मिल जाते थे। तो भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में जो प्रवासी के तौर पे भेजा, और वहाँ के जो अश्वेत नागरिक और जो भारतीय हैं, इनके साथ वहाँ घोर अपमानजनक व्यवहार होता था।
कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। जबरदस्त, घोर, अपमानजनक, एक मानवीय व्यवहार बिल्कुल उनके साथ नहीं होता था, पशु तुल्य बदतर व्यवहार होता था वहाँ के अश्वेत और भारतीयों के साथ। तो दादा अब्दुल्ला ने कहा कि आप एक बार अफ्रीका आइए और मेरे इस केस की में आप पैरवी करिए, आप आइए। और वहाँ पे क्या था कि एक वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट और कुछ अन्य नस्लीय विभेदकारी कानून बनाए हुए थे। उनके लिए उन्होंने वहाँ पर अपना जो भी आप समझते हो कि अपने जो विचार, अपने जो आंदोलन, इनका एक प्रैक्टिकल करने का जो उनको एक मौका मिला, वहाँ पे एक सत्याग्रह की पद्धति के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया वो सब वहीं पर किया, उनको वहाँ सफलता मिली। अपने सभी सत्याग्रह, अहिंसा संबंध में जो भी सत्य के संबंध में जो भी उनको प्रयोग करना था, जो उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई में अपना हथियार बनाया, उसी को वहाँ पर उन्हें प्रैक्टिकल करने का एक मौका मिला। और इसी के द्वारा उनको संघर्ष करते 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 आखिर में 1914 में उनको सफलता मिली। वहाँ पर भारतीय राहत कानून बनाने में उनको बहुत बड़ी सहायता मिली। जो भी विभेदकारी कानून थे, जो भी एक नस्ल या नस्ल विविधता वाले या नस्ल विभेदकारी जो कानून थे वो समाप्त करवाए। जो भी अश्वेत और भारतीयों के साथ जो अमानवीय व्यवहार होता था वो कानून ऐसे रद्द करवाए और आखिर में इनकी जीत हुई। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि एक निरंकुश राजशक्ति के विरुद्ध अहिंसक लोक शक्ति के रूप में उन्होंने बहुत बड़ी श्रेष्ठता प्रमाणित की। मतलब बिना कुछ हिंसा किए हुए, बिना किसी प्रकार का रक्त बहे हुए, उन्होंने अहिंसक पद्धति के माध्यम से बहुत बड़ी निरंकुश राजशक्ति के विरुद्ध उन्होंने एक जीत हासिल की, एक श्रेष्ठता सिद्ध की। आप समझ सकते हैं। तो ये जो आप समझ सकते हैं 1893 में गए थे और 1914 तक वहाँ रहे। लगभग 22 साल तक वहाँ रहने के बाद में किसी को पता नहीं था कि 22 साल अपने जीवन के वहाँ दक्षिण अफ्रीका में गुजारेंगे। गए थे एक मामले की पैरवी करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी वक्त वहाँ पे गुजारा। लेकिन ये गांधी जी की एक प्रैक्टिकल भूमि थी। आप समझ सकते हैं अपने जो विचार, अपने जो एक सत्याग्रह, अपने जो अहिंसात्मक तरीका, इस सब कुछ वहाँ पे उन्होंने ये करके एक श्रेष्ठता सिद्धि। अब गांधी जी का नाम बहुत कुछ हो चुका था। प्रत्येक जहाँ पर भारतीय निवास करता था उनके मन में गांधी जी प्रति एक श्रद्धा पैदा हुई कि बिना कुछ खून खराबे के, बिना कुछ रक्त बहाए, बिना किसी हिंसा किए गांधी जी ने इस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा झंडा गाड़ा है और ऐसे अमानवीय कानूनों, ऐसे भेदभावकारी कानूनों को रद्द करवाने में गांधी ने बहुत बड़ी अपनी सफलता हासिल की है। वास्तव में प्रेरणादायक है और पूरे भारतवर्ष में उनके लिए सभी भारतीयों के मन में उनके प्रति एक आदर भाव जागृत हुआ। सभी के प्रति मतलब सभी भारतीयों का उनके प्रति एक सम्मान की भाव पैदा हुआ और गांधी जी पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। अब ये 1914 के बाद में फिर ये मतलब 1914 में जो कानून बन गया भारत राहत कानून, उसके बाद फिर गांधी जी कहते हैं कि मेरा काम अब पूर्ण हो चुका है, अब मैं मेरी मातृभूमि की ओर प्रस्थान करूँगा। ये 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अब भारत लौटे तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि एक बार मैं पूरे अपने देश का मैं भ्रमण करना चाहता हूँ, पूरे देश में का भ्रमण करना चाहता हूँ। मैं बहुत ही नज़दीकता से मैं मेरे देश को जानना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब 21-22 वर्षों के प्रवास के बाद ये इंडिया लौटे तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे भारत का भ्रमण करना चाहता हूँ और मैं मेरी भारत माता, मेरी भारत भूमि को करीब से जानना चाहता हूँ। तो भारत भ्रमण के जब ये अपना प्रोग्राम शुरू किया था तो उन्होंने कुछ, क्योंकि लोगों के मन में बहुत बड़ा भाव था, उनके प्रति श्रद्धा थी, तो उन्होंने कुछ 3 छोटे से स्थानीय सत्याग्रह जो कि कहा जाता है या उनके बारे में जो कहा जाता है कि गांधी जी ने अपने जीवन काल में 3 स्थानीय आंदोलन चलाए जिनका नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया। तो आप समझ सकते हैं गांधी जी ने जो 3 स्थानीय आंदोलन चलाए उनमें पहला था चंपारण आंदोलन 1917। अब हुआ क्या था कि ये जो चंपारण जो है वर्तमान बिहार में, ये यहाँ पर उस समय किसानों को एक अनुबंध के तहत मतलब
3 कट्टिया पद्धति वहाँ लागू थी। मतलब अपने 20 कट्टा में से 3 कट्टे जो एक इकाई का जो माप होता था उस अपनी भूमि पर उसके हिस्से में नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। किसकी खेती? नील की खेती। और इसलिए उसे 3 कट्टिया पद्धति भी कह सकते हैं। अब नील का क्या होता था कि नील अपनी भूमि का जो एक भूमि मापने की जो इकाई होती है कट्ठिया कहा जाता है कि 20 कट्ठिया में से 3 कट्ठिया में आपको नील की खेती करना अनिवार्य है, इसलिए उसको 3 कट्ठिया पद्धति कहते थे। अब जिस जगह पर नील जो बोई जाती थी उसके बाद में फिर इसको काट कर एक बहुत बड़ा पानी का हौद होता है, उस प्रकार का बहुत बड़े उसमें आप उसको पानी में डाल दी जाती थी और एक व्यक्ति उसमें फिर खड़ा खड़ा उसको पूरी फसल को पानी के अंदर हिलाते रहता था ताकि वो पूरी तरह से गल जाए और जब तक उसके अंदर पौधे में से नील न निकले तब तक वो इस प्रकार काम करता रहता। अब इसलिए ये होती थी कि वो रात दिन उसमें वो सब उस पे पेड़ को मतलब जो भी नील की जो पौधे होते थे उनको हिला कर उसको मतलब जब तक उसका जो कलर है या रंग है वो न बदल जाए नीले में तब तक वो काम करना पड़ता था। तो उससे क्या होता था उसको उसके पैरों में इस प्रकार की मतलब समस्या हो जाती थी कि उसके पैर में बहुत बड़ी सूजन के बाद में उस व्यक्ति को धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर होना पड़ता था। कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये काम करना पड़ता था। तो किसान थे वो चंपारण के, वो इससे बहुत छुटकारा चाहते थे कि क्योंकि जान से हाथ धो बैठना पड़ता था, इसलिए इस खेती से वो छुटकारा चाहते थे। तो इसके लिए क्या हुआ कि वहाँ के तत्कालीन जो भी एक किसानों के नेता यूँ कहेंगे कि अपने कुशल नेतृत्व प्रदान करने वाले राजकुमार शुक्ल थे बिहार में तत्कालीन समय में। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से वहाँ दिल्ली में मिले और वहाँ उन्होंने जिद की कि गांधी जी आपको एक बार चंपारण तो आना ही पड़ेगा, हमारे वहाँ स्थिति बहुत ही किसानों की दयनीय है। तो फिर गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में बिहार से शुरू किया। फिर वहाँ के जो कलेक्टर थे उनसे पूछा कि आप ये जो खेती करवा रहे हो किस आधार पे करवा रहे हो, क्या कोई कानून है क्या, किस प्रकार से? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई कानून तो नहीं है, लेकिन हम जांच के लिए ऐसा कोई आयोग गठित कर रहे हैं। अब जांच के लिए आयोग बैठा और फिर उसने देखा कि जब कानून है ही नहीं तो फिर खेती क्यों करें, तो फिर इस पद्धति को समाप्त कर दिया। और उन्होंने ये मतलब 3 कट्टिया पद्धति को समाप्त करने के साथ साथ जो वसूली का जो हिस्सा था 25% वो भी किसानों को वापस किया गया। ठीक है, तो उसमें गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उन्होंने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। मतलब आप समझ सकते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के इस प्रकार के कार्यों से प्रभावित होकर, अब हम कहते हैं महात्मा गांधी, ये महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ये चंपारण सत्याग्रह उनका स्थानीय सत्याग्रह था जो सफल हुआ। फिर इसके बाद में जब पता चला देश में कि चंपारण सत्याग्रह में किसानों की जो हालत थी वो बिल्कुल, तो गांधी जी ने वहाँ जाके ये सत्याग्रह करके जीत हासिल की है और वो सफलता प्राप्त की है। फिर उसके बाद में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में है 1918 में। अब यहाँ पर क्या था कि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा। इसके बावजूद सरकार ने माल गुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। इस पर गांधी जी ने घोषणा ये की कि यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दें तो सक्षम किसान स्वयं कर देते हैं। तो आखिर में हुआ भी यही कि सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उनसे कर ले लिया जाए। अब कौन देगा सामने? वो कहते नहीं था हम तो सक्षम है ही नहीं, जब अकाल पड़ा है तो हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या देंगे। तो इसमें भी गांधी जी को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। फिर उसके बाद हम देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी 1918 में हुआ। ये क्या था कि यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मजदूर मालिकों के विरुद्ध था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा और स्वयं ने भूख हड़ताल की। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। इसके फलस्वरूप मिल मालिकों ने समझौते को तैयार हो गए। इस मामले में एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया जिसमें मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% उन्होंने बोनस देने का फैसला सुनाया। मतलब ये था कि तत्कालीन समय में अहमदाबाद में बहुत बड़े मिल मजदूर मालिक थे जिससे अम्बालाल साराभाई पटेल। तो अम्बालाल साराभाई पटेल बहुत बड़े इस मिल मजदूरों के नेता थे और उनके अध्यक्ष थे। मजदूरों ने हड़ताल ये की कि हमको जो बोनस मिलना चाहिए वो 50% मिलना चाहिए। मिल मालिक कहते थे हम 50 दे नहीं सकते।
तो फिर ये गांधी जी और के नेतृत्व में और फिर कुछ अन्य सदस्यों को लेकर एक ट्रिब्यूनल गठित किया, उसमें कमेटी बैठी, उसने ये तय किया कि नहीं, आपकी मांग पूरी 50% ये भी नहीं, और आप जो कह रहे हो कि भाई इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, तो हम करते हैं कि लगभग 35% एक एवरेज रखते हैं कि 35% आपको बोनस देना होगा। पर इस पर सहमति बन गई और फिर ये जो आंदोलन है ये भी फिर जो समाप्त हो गया। इसमें भी मजदूरों को और गांधी जी के नेतृत्व में कुछ सफलता मिली। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में 3 स्थानीय आंदोलन हुए, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। ये 3 आंदोलन तीन सफल रहे। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अब 1914 से 1918 इस काल में विश्व युद्ध भी चल रहा है। अब गांधी जी क्या कहते थे कि पाप से गणना करो, पापी से नहीं। इसी प्रकार ये समझते थे कि हमें अंग्रेजों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उससे गणना कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों से नहीं। आप समझ सकते हैं कि विश्व युद्ध में जब घायल सैनिक ब्रिटेन के जो सैनिक घायल होकर जो आ रहे थे, तो उनकी सहायता करने के लिए गांधी जी ने फिर अपने एक टीम बनाई, जिसको प्राय हम एम्बुलेंस टीम कहते हैं, और इसमें सरोजिनी नायडू ऐसे सभी लोग थे। तो उन्होंने फिर ये वापस ब्रिटेन गए और वहाँ पर उन्होंने जो ही कोई जहाज़ से सैनिक आते थे तुरंत उनको एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल पहुँचाते थे, और एक प्रकार से उनके मरहम पट्टी, गर्म पानी, जो भी सुविधा होती थी प्राथमिक उपचार में, वो सब प्रदान किया करते थे। अब ये जब इस प्रकार का जब देखा ब्रिटिश महारानी ने कि गांधी और गांधी के नेतृत्व में एक टीम आई है जिसको एम्बुलेंस टीम के नाम से जाना जाता है, और वो बहुत ही एक सहायता करने का काम करते हैं, तो उन्होंने इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। किसकी? केसर-ए-हिंद। इसलिए आपको पता होगा कि केसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिश महारानी के द्वारा गांधी जी को प्रदान की थी। इसके बारे में काफ़ी कुछ तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। फिर आप देखते हैं वहाँ से लौट आए। फिर आप देखते हैं कि 1914-18 के विश्व युद्ध के दौरान इसमें हम भारतीयों से एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने कहा कि शीत युद्ध की और माफ कीजिए विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से हम भारतीयों को कुछ लाभकारी और कुछ भारतीयों के हित में कल्याणकारी कुछ काम करेंगे, ऐसे कुछ व्यवस्था करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जो ही शीत युद्ध समाप्ति की ओर था, तो वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लाया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसने बिना किसी शक के आधार पर या किसी की उस संदेह के आधार पे गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, फिर उसकी न तो जमानत, न वकील कर सकता है, न उसकी पैरवी कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि न वकील न दलील, इस प्रकार के जो कानून है इस बहुत ही काला कानून के नाम से जाना गया, और इसकी वापस लेने के लिए उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन भी चलाया। तो रॉलेट एक्ट, फिर रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, फिर बाद में इस कांड की जांच के लिए जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई वो भी गलत आई, और फिर जो खलीफा का पद समाप्त किया था तुर्की में, तो भारतीय मुसलमान भी अंग्रेजी सरकार से आक्रोश थे, तो भारतीय मुसलमानों में खिलाफत आंदोलन चला। तो आप समझ सकते हैं कि रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, फिर खिलाफत आंदोलन, तो ये सब इस प्रकार के अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो हो रहा था, तो गांधी जी ने देखा कि अच्छा शासन है, मतलब अच्छा मौका है कि ये सभी जो आज अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो आक्रोश पैदा हुआ है, तो हम सब एक साथ मिलकर इस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन, एक अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन क्यों न चलाया जाए। तो फिर आप समझते हैं कि 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन करीब 2 साल तक चला, मतलब उसके बाद में हम देखते हैं कि 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा एक कांड हुआ, उससे दुखी होकर गांधी जी ने इसको आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक है। फिर गांधी जी ने स्थगित करने के बाद में फिर कुछ समय के लिए अपने आश्रम वर्धा चले गए, और फिर वहाँ से उन्होंने एक रचनात्मक कार्य शुरू किए। रचनात्मक कार्य में उन्होंने एक प्रकार से जैसे खादी का प्रचार करना है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना है, दलितों की स्थिति में सुधार करना है, और इस प्रकार से नैतिकता के संबंध में जो भी उनको काम करना था उन्होंने काम किया। 1924 का जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तो गांधी जी एकमात्र 1924 का जो बेलगांव सम्मेलन हुआ उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद में कभी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए। फिर उन्होंने गांधी जी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, उन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में संपन्न हुआ, ये भी गांधी जी के नेतृत्व में,
ठीक है, तो ये 3 बड़े राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, 3 राष्ट्रीय आंदोलन जिनका नेतृत्व गांधी ने किया, और 3 स्थानीय आंदोलन चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये स्थानीय आंदोलन कहे जाते हैं। तो आपको इससे संबंधित कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छे ढंग से उसका आंसर दे सकते हैं। फिर भी गांधी जी जो समय समय पर जो अपने ब्रेक लेते थे राष्ट्रीय कार्यक्रम से, तो उसमें जो रचनात्मक कार्य करते थे, उसमें सांप्रदायिक एकता, सद्भाव को बढ़ावा देना, दलितों को उद्धार, अस्पृश्यता निवारण, स्त्री सुधार, हिंदी का प्रचार, नशाबंदी, स्वदेशी, खादी, ग्राम उद्योग का प्रचार, ग्राम सुधार, बुनियादी शिक्षा योजना, इसके संबंध में अपना सब काम करते थे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि गांधी जी के अपने जीवन काल में। और फिर 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में जब जा रहे थे गांधी जी, तब नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, और इसी के साथ महात्मा गांधी का निधन हो गया, देहांत हो गया। ये थे गांधी जी के कुछ जन्म से संबंधित घटनाक्रम, उनके कुछ नेतृत्व में चले गए आंदोलन, जिनके बारे में कुछ हमने तथ्यात्मक जानकारी हासिल की।